विद्यार्थियों, आज आपको रियल एनालिसिस में नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। रियल एनालिसिस, जैसा कि इस विषय के नाम से स्पष्ट है कि ये रियल एनालिसिस रियल नंबर से संबंधित, यानी कि वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो विश्लेषण का विषय है उसको कवर करती है। आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं और उसमें कौन कौन से नंबर समाहित होते हैं। देखिए, हालांकि आप बीएससी के छात्र हैं और आपने मैथमेटिक्स काफी पढ़ रखी है, मगर रियल नंबर को लेकर के और उसमें समाहित होने वाले दूसरे नंबर्स को लेकर के कई बार छात्र कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने बड़े बेसिक से इस बात को उठाया है कि रियल नंबर की शुरुआत कैसे होती है, उसमें कौन कौन से नंबर समाहित होते हैं और उसको कैसे आपको समझना है, जिससे कि कभी आपके थिंकिंग में जब आप इमेजिन कर रहे हो किसी कंसेप्ट को तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं बड़ा प्रारंभिक रूप से इसको चर्चा से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं तो नंबर सिस्टम की जब बात होती है तो सबसे पहले बात होती है नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या की, फिर बात होती है होल नंबर या पूर्ण संख्या की, फिर पूर्णांक संख्या की, फिर परिमेय संख्या की, फिर अपरिमेय संख्या की, और उसके बाद आता है रियल नंबर। और ये हम जैसे कि हम जानते हैं समुच्चय, हम जानते हैं समुच्चय के रूप में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि नेचुरल नंबर n, यानी कि इसका जो नोटेशन है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड नोटेशन से मतलब जब भी कभी कैपिटल N किसी समुच्चय के लिए प्रयोग में आएगा तो वो प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है n वो अब डिनोट किया स्टार्ट होता है 1 2 3 से, यानी कि जहां से काउंटिंग शुरू होती है वहां से ये शुरू होता है और अनंत तक जाता है, इसलिए ये कहलाता है नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। इसके बाद यदि हम इसमें शून्य को जोड़ देते हैं, यानी कि आपने नेचुरल नंबर का समुच्चय लिया और उसमें शून्य को भी शामिल कर लिया, तो वो कहलाता है आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। इसके बाद बात आती है कि जब नेचुरल नंबर है, जीरो उसमें शामिल हो चुका है, तो नेगेटिव नंबर्स जो हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर यदि उसमें आप समुच्चय में जोड़ लेते हैं तो ये समुच्चय बन जाता है पूर्णांक अंकों का समुच्चय, जिसको कि हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ये एक जर्मन वर्ड से इसका Z सिंबल लिया गया है, जिसका की मीनिंग है टू काउंट, यानी कि ये जो अगर हम बात करते हैं यदि इंटीजर की, तो शुरुआत होगी नेगेटिव से, यानी नेगेटिव सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी से लगा करके जीरो तक और जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। यदि हम इस समुच्चय की बात कर रहे होते हैं तो वो समुच्चय हमारा होता है इंटीजर। और जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि ये सारे नंबर जितने भी हैं, उन नंबर को हम यदि एक रेखा में प्रस्तुत करने की बात करें तो एक जो नंबर लाइन है उसको हम इस प्रकार से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि नेगेटिव से शुरू होकर के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इस जीरो को हम कहते हैं ये नाइदर पॉजिटिव है और नॉर ये नेगेटिव है, ये एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार सारे नंबर्स इस नंबर लाइन के ऊपर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई नंबर अभी भी ऐसे हैं जो कि हमने अभी जो पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट की माइनस से लेके जीरो और जीरो से लेके प्लस तक की, उसमें डिनोट होने से छूट गए हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, कि ऐसे नंबर जिनको कि हम फ्रैक्शन से शो करते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/4, ऐसे नंबर भी क्या होंगे इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रखते हैं। और वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं इसके बारे में भी हम क्लियर रहें कि ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि 1/2, तो 1/2 एक ऐसा नंबर है, आप तुरंत कहेंगे कि सर ये 0 और 1 के बीच में स्थित है ना।
ऐसे ही मैं कहूं 3/4, तो 3/4 भी आप कहेंगे सर ये हाफ और 1 के बीच में स्थित है। इस प्रकार से आपको जानकारी है, मुझे पता है, मगर मैं क्लैरिटी के लिए इस विषय को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो नंबर्स हैं वो नंबर भी इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू स्टैंड्स फॉर कोशेंट। तो क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू? तो क्यू है आपका रेशनल नंबर, या हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि वो सारे नंबर्स जो कि P/Q के रूप में लिखे जा सकते हो और जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर्स। तो जो रेशनल नंबर्स कहां से आया शब्द? रेशो से आया है ना। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें अपन ने Q इक्वल टू 0 वाला को अवॉइड किया है। अब प्रश्न ये है कि रेशनल नंबर क्या सारे नेचुरल नंबर्स को रखता है, क्या सारे होल नंबर्स को रखता है, और क्या सारे इंटीजर्स को रखता है? इस पॉइंट को आपको क्लैरिटी, यहां से आपका पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन शुरू होता है। इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि क्या रेशनल नंबर्स के सेट में नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, या इंटीजर्स आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, नेचुरल नंबर कहां से बना था? 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक बना था। उसमें हमने 0 इंक्लूड कर दिया था तो वो होल नंबर बन गया था। उसके बाद होल नंबर के साथ में, नेचुरल नंबर के साथ में हमने सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ले लिए थे, तो वो बन गया था हमारा इंटीजर का पार्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर अब ये देखना है कि ये आपस में एक दूसरे का सबसेट बनते चले गए। यानी कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, और सो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटीजर की बात करें तो हमारा प्रश्न ये उठता है, क्या इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल रेशनल नंबर? तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये सही है। कैसे सही है? कि हम ये देख सकते हैं कि अगर हम P/Q, हमने देखिए रेशनल नंबर की जो परिभाषा दी वो ये दी कि P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर हम Q को 1 ले लें, इफ P/Q में यदि हम Q को 1 ले लेते हैं तो आपका क्या हो गया? सारे जो इंटीजर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं दैट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक 2 है, 2 को अपन लिख सकते हैं 2/1, तो 2/1 लिख लिया, 3/1, 4/1, ऐसे ही माइनस में, यानी सभी को 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी Q इक्वल टू 1। यानी P/Q, इफ Q इज इक्वल टू 1, दैट रेशनल नंबर विल बिकम इंटीजर। सो देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि सारे इंटीजर जो है रेशनल नंबर्स हैं, एंड सो होल नंबर भी, सो नेचुरल नंबर भी। यानी जिन सब नंबरों को अपन, 0 को अपन लिख सकते हैं 0/1, है ना। पॉजिटिव में कोई भी नंबर लें उसको अपन डिवाइड बाई 1 का के रूप में लिख सकते हैं। तो एवरी नंबर विच इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई P/Q इज नेम्ड एज रेशनल नंबर। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब कुछ छोटी सी बातें और इसमें मैं आपको क्लैरिटी के लिए बताना चाह रहा था कि क्या ये अपन देख सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? क्वेश्चन उठता है, क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो उसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, जबकि वाइस वर्सा सही है। एवरी होल नंबर में आप देखोगे तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो एवरी होल नंबर में 0 इंक्लूड हो गया और नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गया। तो होल नंबर क्या हुआ? नेचुरल नंबर नहीं हुआ, जबकि नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर हो गए। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि हर इंटीजर को अपन फ्रैक्शन के रूप में ले सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर कि Q इज इक्वल टू 1 है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इक्वल टू 1। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये क्वेश्चन आया कि एवरी रेशनल नंबर भी क्या इंटीजर है? रॉन्ग।
क्योंकि 3/5 इज ए रेशनल नंबर, ऐसे 1/2 इज ए रेशनल नंबर, बट दीज आर नॉट इंटीजर। तो अब मैं समझता हूं कि आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि हम जब रियल नंबर की रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रेशनल नंबर क्या है, और उसमें सारे नंबर नेचुरल, होल और इंटीजर सब समाहित है। तो रेशनल नंबर अब तक का जो हमने डिस्कस किए उसका सबसे बड़ा सेट हो गया। तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर दो रेशनल नंबर अगर अपन लेते हैं तो उसके बीच में कितने भी सारे इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। ये अपने आप में एक थ्योरम है, आगे आप कभी थ्योरम के रूप में इसको डिस्कस करेंगे। अब बात उठती है कि जब रेशनल नंबर तक पहुंच गए तो क्या कोई ऐसे नंबर अभी भी हैं जो इर्रेशनल नंबर हैं या अपरिमेय संख्या है, ऐसा कोई है? तो आप ये समझ सकते हो कि हम इसकी जो परिभाषा है वो बड़ी क्लियर है कि ऐसे नंबर्स जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते वो नंबर कहलाते हैं आपके अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर कौन से हैं? तो देखिए, नंबर्स की खोज जो हुई वो 1 by 1 हुई। हम ये नहीं कह सकते कि साहब 1 पहले आया, 0 बाद में आया, या ये इसकी सबकी क्रोनोलॉजी है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम नंबर्स के बारे में उनकी आवश्यकता हमें पड़ती रही, वैसे वैसे हम नंबर इजाद करते रहे, सभ्यताओं के साथ साथ वो नंबर जुड़ते रहे। तो अब अपरिमेय संख्या की जब बात आई तो ऐसे नंबर जैसे आप देख रहे हैं √2, √3, √5, √6, √7, ये सारे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अपरिमेय हैं। साथ में पाई भी एक अपरिमेय है। तो ये आपको जानकारी में ये सारी बातें थी, बट मैंने आपको रिवीजन की दृष्टि से बताई है। अब सवाल उठता है कि अब बात आई जब हमने रेशनल नंबर कह दिए और बचे हुए सारे ऐसे नंबर, हमने क्या, देखो परिभाषा में हमने क्या किया कि P/Q के रूप में लिखे जाने वाले नंबर रेशनल, P/Q के रूप में नहीं लिखे जाने वाले नंबर इर्रेशनल। और अब हमने बात करी रियल नंबर की। तो यानी कि अब आपने ले लिया कलेक्शन ऑफ रेशनल और इर्रेशनल, यानी कि आपने सारे नंबर ले लिए, यानी रेशनल भी ले लिए और इर्रेशनल भी ले लिए। अब जब दोनों नंबर इसमें कवर हो जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो सेट बना वो सेट बन गया आपका रियल नंबर्स का। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम जब रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कि या तो रियल नंबर क्या होगा? रेशनल होगा, या रियल नंबर क्या होगा? इर्रेशनल होगा। यानी कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं, इसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एक तो ये बात क्लियरिटी आनी चाहिए कि नंबर लाइन के ऊपर हम सभी रियल नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इर्रेशनल हो। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। अब हमने उसका नाम ही रियल लाइन इसलिए रखा है, रियल नंबर लाइन इसलिए रखा है क्योंकि उसमें सारे के सारे पॉइंट्स किसी ना किसी रेशनल या इर्रेशनल नंबर को, या ये कह दें कि किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सारी थ्योरी थी वो दो मैथमेटिशियंस थे, डेडिकाइंड और कैंटर, जर्मन मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इसलिए मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। तो अब बात हो गई, जब हमने रियल नंबर्स की बात कर ली, अब आपकी थिंकिंग में जब भी हम आगे बात करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब रेशनल की बात भी कर रहे हैं, इर्रेशनल की भी कर रहे हैं। साथ में जब रेशनल की कर रहे हैं तो इंटीजर भी कवर है, होल नंबर भी कवर है और नेचुरल नंबर भी कवर है। तो ये सारा कवर जो है और उसका जो एनालिसिस है अलग अलग दृष्टि से, वो कहलाता है आपका वास्तविक विश्लेषण या रियल एनालिसिस। अब बात मैं शुरू कर रहा हूं कि रियल एनालिसिस में क्या चीज कवर होती है। तो देखिए, रियल एनालिसिस को अगर अपन देखें बेसिक रूप से तो उसमें दो चीजें कवर होती हैं। क्या कवर होती हैं? एक तो उसमें होता है समुच्चय और एक होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन से हमारा मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कोई और ऑपरेशन यदि हम पहले से डिफाइन कर लें, वो सब प्लस एक सेट के ऊपर उसकी जो अलग अलग ऑपरेशंस के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हैं, तो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और उसका फील्ड एक्सियोम।
फील्ड एक्सियोम या क्षेत्र अभिग्रहित, हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्र अभिग्रहित। तो अब फील्ड एक्सियोम क्या है? तो देखिए, ये आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपने, यदि आपके अगर सिलेबस में आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ी है या आप पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ चुके हैं, कुछ भी स्थिति हो सकती है, तो वहां पर इस कंसेप्ट को हमने ज्यादा और एनालिटिकली पढ़ा है। बट वहां से हमने इस फील्ड की जो एक्सियोम है इसको हमने डिफाइन किया है, वहां से इसको हमने समझा है। तो उस बेस को दिमाग में रखें आप, और यदि नहीं भी रखते हैं तो भी मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। कैसे कि आप एक सेट ऑफ रियल नंबर ले लें, एक तो आर ले लें, दूसरा क्या ले लें, आप उसमें दो ऑपरेशन डिफाइन है। कौन कौन से? एक तो एडिशन का, प्लस का, जिसको हम डिनोट करेंगे, दूसरा मल्टीप्लीकेशन का, जिसको डॉट से डिनोट करेंगे, या हम कई बार डॉट को यूज नहीं भी करते हैं, तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे उसको यूज करना है या कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। यानी अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की जिसको हम फील्ड कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं, और उसके अंदर क्या क्या नियम लागू होते हैं वो आपको हम एक बार बताना चाह रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात आई कि आपने देखा एक रियल नंबर का सेट है, उसमें दो ऑपरेशन हैं, एक तो प्लस, एक डॉट, या एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। अब सबसे पहली बात आती है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वो हम आर जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो फील्ड को जो अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसकी 5 प्रॉपर्टी तो एडिशन के साथ लागू होती हैं। कौन कौन सी? A1, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से या समवृत्ता से। समवृत्ता क्या है कि आप क्या करें, A और B दो, आपने कोई से भी दो नंबर लिए आर में से, और उसमें हमने कहा कि अगर यदि उसमें वो एडिशन किया, यानी उन दो नंबर्स को, कोई भी दो नंबर्स को एडिशन किया A प्लस B, और वो भी क्या आएगा, R ही आएगा, यानी वो भी एक रियल नंबर ही आएगा, है ना। A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, यानी दोनों रियल नंबर्स हैं, और दोनों रियल नंबर्स को ऐड करने पे भी हमें रियल नंबर ही मिलता है। इसलिए हम कहते हैं इसको A प्लस B बिलोंग्स टू R। तो ये कहलाती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिविटी, यानी कि A, B और C यदि तीन नंबर्स हैं तो उसके लिए हमारी आइडेंटिटी डिफाइन होती है A प्लस ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू ब्रैकेट A प्लस B प्लस C। अगर ये चीज ट्रू है, ये प्रॉपर्टी यदि सत्य है, तो हम कहते हैं कि उस समुच्चय के लिए ये सहचर्यता का नियम लागू होता है, तो वो R में ये सत्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सहचर्य नियम लागू होता है। एक पॉइंट है, वो है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर 0 बिलोंग्स टू R, सो दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, A प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस A इज इक्वल टू A। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिससे कि रियल नंबर्स का सेट में यदि उस 0 को ऐड किया जाए तो वो नंबर जो रियल नंबर है वो अपरिवर्तित रहता है। अब यदि वो अपरिवर्तित रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन, आइडेंटिटी या तत्समक अवयव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर के सेट के लिए 0 योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद आती है एडिटिव इनवर्स, यानी कि यदि एक कोई रियल नंबर है, यानी कि एक रियल नंबर का नंबर A है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो माइनस A है ना, वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि A प्लस ब्रैकेट माइनस A इज इक्वल टू 0। 0 इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हम कह सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर, हम जानते हैं रियल नंबर में सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आने से हर नेगेटिव नंबर उस नंबर के लिए क्या कहलाता है, उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। साथ ही हमने देखा कि कम्यूटेटिविटी, यदि हम दो नंबर्स लें A और B और उसको हम A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, B प्लस A होगा, यानी हम समझ सकते हैं यदि जैसे 2 प्लस 3, 2 भी रियल है 3 भी रियल है, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो 3 प्लस 2 भी इक्वल टू भी 5 होगा। यानी कि ये पांचों प्रॉपर्टी मिलाकर के जो प्रॉपर्टी है वो फील्ड एक्सियोम की अबेलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है। यानी जब हमने ग्रुप पढ़ा था
तब हमने देखा था कि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी प्लस कम्यूटेटिविटी वो मिलाकर के क्या हो गई, अबेलियन ग्रुप, है ना। इसी प्रकार से आपकी बात आएगी अब मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम जानते हैं कि अगर कोई दो रियल नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे कोई भी दो, तो वो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू आर। तो ए बी इज इक्वल टू आर नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर है। इसी प्रकार ए ब्रैकेट बी सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए बी और सी, तो एसोसिएटिविटी भी है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नंबर 1 है वो काम करता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, यानी किसी भी रियल नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आइदर वे लेफ्ट या राइट, a इंटू 1 करें या 1 इंटू ए करें तो a ही प्राप्त होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बात आती है, ये थोड़ा सा सिंबल ए इनवर्स का है, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी रखें, इसमें आया नहीं है। बट ए इनवर्स क्या है कि ए इनवर्स का मतलब है कि हर रियल नंबर के लिए एक नंबर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और उस ए इनवर्स को यदि हम ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी 1 आती है। इसका मतलब हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए स्टार या ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब कम्यूटेटिविटी, तो दो रियल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। तो हम कहते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ए इंटू बी करो और बी इंटू ए करो, सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिविटी रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करती है। तो यानी, और ये जब 5 और 5 ये 10 प्रॉपर्टीज अगर आपकी हो जाती हैं, एडिशन के लिए हमने देखा और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा, और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी या बंटनता जिसको कहते हैं, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है एडिशन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ऐसे ही ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है। अब 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए कि एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो तत्समक अवयव है वो जो होता है, जैसे अब वो क्या एडिटिव इनवर्स आ गया तो 0 आ गया, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी आ गया तो 0 आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई तो वो क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये सब क्या है, दोनों के दोनों आइडेंटिटीज यूनिक होती हैं, यानी किसी ऑपरेशन के लिए उनका यूनिक होना जरूरी है। साथ ही एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यूनिक होते हैं उस नंबर के लिए, यानी कोई एक नंबर है तो उसका इनवर्स जो होगा वो यूनिक होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी यदि एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं फील्ड एक्सियोम लागू होता है आर के लिए। अब है ऑर्डर एक्सियोम, या इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर का मतलब है कि हम एक ऑर्डर में जमा सकते हैं रियल नंबर्स को, यानी कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं रियल नंबर्स के केस में कि ये जो 2 नंबर्स हैं, अगर हम कोई 2 नंबर लें ए और बी, तो ए और बी में हम देख सकते हैं कि हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि या तो वो 2 नंबर बराबर हैं, यानी या तो वो नंबर ए इक्वल टू बी है, या ए इज लेस देन बी है, या बी इज लेस देन ए है। तो ये जो अगर आप ये तीनों चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर यदि है तो वो ऑर्डर एक्सियोम्स का जो पहला एक्सियोम है वो उसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि या तो वो 2 नंबर बराबर होंगे या हम ये डिफाइन करने की स्थिति में होंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। सेकंड एक्सियोम ये कहता है कि यदि ए बी सी 3 नंबर है रियल नंबर्स, और ए जो है बी से छोटा है, यानी ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, तो ये ए हमेशा सी से छोटा होगा। ये ऑर्डर एक्सियोम का सेकंड एक्सियोम है।
इसी प्रकार ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए इज लेस देन बी यदि ट्रू है, तो ए में यदि हम कोई सी नंबर ऐड करते हैं तो ए प्लस सी विल ऑल्सो बी लेस देन बी प्लस सी, वेयर सी बिलोंग्स टू आर। ये थर्ड ऑर्डर एक्सियोम है। ऐसे ही यदि ए और बी रियल नंबर्स हैं और ए लेस देन बी है, सी कोई रियल नंबर है और सी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इंटू सी विल बी लेस देन बी इंटू सी फॉर विच सी इज ग्रेटर देन 0। इस केस में सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये चार एक्सियोम्स जो हैं ये कहलाते हैं ऑर्डर एक्सियोम्स या क्रम अभिग्रहित या क्रमित क्षेत्र कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बाउंड्स। कोई सेट ऑफ रियल नंबर है, उसमें बाउंड्स या परिबंध से क्या मतलब है, या वो बाउंडेड है या नहीं, ये कंसेप्ट है। ये इसको आपको समझना है कि हमने मान लो कोई एक सेट ई लिया जो रियल नंबर्स का सेट है। अब हम ये कहते हैं कि देयर मे और मे नॉट बी ए नंबर कैपिटल एम दैट इज बिगर देन एवरी नंबर इन द सेट ई। थ्योरेटिकल बात है, यानी कि ये हम एक कैपिटल एम एक ऐसा नंबर है जो कि जो आपने सेट लिया था ई, उसके सारे जो उसमें नंबर्स थे उनसे बड़ा है। हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सेट से सारा जो कैपिटल एम है वो उस सेट के सारे जो सदस्य हैं उनसे बड़ा हो या नहीं भी हो, दोनों केस हो सकते हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हो या हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में वो जो एम है वो उसका क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर बाउंड। अगर हम बात कर रहे हैं बिगर की, बिगर देन एवरी नंबर ऑफ द सेट। कोई भी सेट हम लें और हम एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई कर लें जिससे कि उस सेट के सारे सदस्य, सारे अवयव उस एम से छोटे हो, तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि वो जो सेट है वो ऊपर से परिबद्ध है, उसका एम जो है ऊपर से परिबद्ध है, वो है ना। तो और अगर हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, यानी वो बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे हमने देखा, अगर कोई अपन इमेजिन करके देखे तो जैसे मान लो 1 2 3 4 5, अब ये ऊपर कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कोई नंबर, है ना। है तो नेचुरल नंबर का सेट, बट ये अपर बाउंड नहीं है ना। तो ये हो गया अनबाउंडेड, ठीक है। सो देयर इज नो अपर बाउंड। अब बात होती है परिबंध समुच्चय की या बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट क्या होते हैं ये आपको समझना चाहिए कि बाउंडेड सेट के लिए जरूरी है कि वो, सबसे पहले तो ये क्लियरिटी आनी चाहिए कि बाउंडेड का मतलब दो तरीके से है, अपर बाउंड से भी और लोअर बाउंड से भी। अब अपर बाउंड में आपको देखना चाहिए कि अपर बाउंड क्या चीज है, जबकि हमने कहा कि एक कोई सेट ई ले लें, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें एक नंबर हम कैपिटल एम ले लें और एम जो है उसका अपर बाउंड कहलाएगा उस सेट ई के लिए यदि x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई। यानी x क्या है, x उस ई के ई का कोई एक सदस्य है या अवयव है, तो यानी कि फॉर ऑल x, यानी कि सारे अवयवों के लिए ई के लिए यदि हम एक कैपिटल एम ऐसा डिफाइन कर लेते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, तो हम कहेंगे कि उस रियल नंबर के सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। अब आई बात लोअर बाउंड की। तो लोअर बाउंड से क्या मतलब है कि अगर हम एक रियल नंबर का सेट ई लें और उसमें यदि हम एक ऐसा नंबर स्मॉल एम, एम और कैपिटल एम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल एम हम सब ये इंडिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी कोई नंबर है, तो ए नंबर एम इज सेड टू बी ए लोअर बाउंड ऑफ ई, कैपिटल ई जो सेट है हमारा, इफ स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। यानी हमने अब देखा कि अब
एक्स जो कि ई के अवयव हैं, फॉर सारे के सारे अवयव किसी एक नंबर से हरदम बड़े हैं। और हद से हद क्या हो सकता है? इक्वल का निशान है, इसलिए हद हद उससे बराबर है। यानी एक ऐसा नंबर हम डिफाइन कर सकते हो जिससे दिए गए रियल नंबर के सेट के सभी अवयव बड़े हों, तो हम कह देंगे कि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। और ऐसे सेट जिनका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, यानी हम ऐसा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे उस समुच्चय के सारे अवयव छोटे हों, और हम एक ऐसा अवयव भी एक ऐसा नंबर स्मॉल m पता कर सकते हैं जिससे कि उस सेट के सारे अवयव बड़े हों। तो वो जो सेट है वो सेट क्या कहलाएगा? बाउंडेड सेट कहलाएगा, या वो सेट क्या होगा? बाउंडेड होगा, है ना। इसको आपको समझना चाहिए, यानी कि आपके लिए लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर एक दो टर्म्स और है, मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें एक कंडीशन है कि जब आपने लोअर बाउंड या अपर बाउंड आपने देखा, और यदि वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसको बिलोंग करते हैं, है ना। देखिए इसमें बस ये फर्क है, उसको हम मैक्सिमम या मिनिमम कह देते हैं। कैसे? कि मैक्सिमम इज लेट ई बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ देयर इज ए नंबर कैपिटल एम दैट बिलोंग्स टू ई। अभी हमने जब पहले डिस्कस किया था बाउंड्स को, तो उसमें बिलोंगिंगनेस की कंडीशन नहीं थी, यानी जरूरी नहीं था वो कैपिटल एम और स्मॉल एम उसमें एग्जिस्ट करें। यदि वो उसमें कंटेन कर जाते हैं, यानी कि उसको बिलोंग कर जाते हैं, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम कहलाने लग जाते हैं। तो बस यही डिफरेंस है बाउंड्स के केस में और मैक्सिमम और मिनिमम के केस में। तो हम अगर मान लो वो कैपिटल एम जो हमने फाइंड आउट किया, वो यदि उस सेट ई को बिलोंग कर गया, यानी उसका मेंबर है, तो हम कह देंगे कैपिटल एम इज इक्वल टू मैक्स ई, यानी उसका मैक्सिमम है वो ई का। और मिनिमम ई यदि वो स्मॉल एम जो कि लोअर उससे सब उन सारे अवयवों से छोटा या बराबर हो सकता था, अगर वो उस सेट को बिलोंग कर गया, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ई। ये थ्योरेटिकल बात है। अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे अपन देखें कि हमने एक मान लो क्लोज इंटरवल लिया है ना, 0 और 1। तो 0 और 1 जब क्लोज इंटरवल है तो क्या हो गया? 0 से लेके 1 तक के सारे रियल नंबर उसमें आ गए, और 0 और 1 भी उसमें आ गया, है ना। इसका मतलब कि वो क्लोज इंटरवल है, 0 और 1 भी उसके मेंबर्स हैं। अब वो जो समुच्चय बना उसमें क्या होगा? मैक्सिमम भी होगा, क्योंकि 1 क्या है? 1 से सारे छोटे हैं अवयव, और 1 उस इंटरवल का पार्ट हो गया। तो 1 इज मैक्सिमम एंड 1 इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। और उसके और दूसरे अपर बाउंड भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इसी प्रकार से 0 क्या है? वो उसका मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि 0 उसका लोअर बाउंड भी है और उसमें एग्जिस्ट भी करता है। तो ये जो हो गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम का केस। यदि ये ओपन इंटरवल होता, तो ओपन इंटरवल की कंडीशन क्या होती है कि उसके जो 0 और 1, ओपन इंटरवल 0, 1, इसको स्मॉल ब्रैकेट से अपने लिखते हैं, तो 0 और 1, तो 0 क्या हो गया? उसका अवयव नहीं होता। ओपन इंटरवल के केस में 0 उसका अवयव नहीं होता और 1 भी उसका अवयव नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? ऑल एक्स बिटवीन 0 and 1 वेयर 0 and 1 आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस इंटरवल। तो इसमें न तो मैक्सिमम है न इसमें मिनिमम है ना। तो 1 and 0 क्या हो गए? इसके अपर एंड लोअर बाउंड्स हैं, बट वो इसको बिलोंग नहीं करते, तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। अब ऐसे देखिए एक और एग्जांपल है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो हैज ए मिनिमम बट नो मैक्सिमम एंड नो अपर बाउंड्स एज वेल, है ना। इसका मतलब वी वुड से दैट इट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबाउ। मैंने अभी डिस्कस किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 क्या हो गया? उसका लोअर बाउंड हो गया, बट अपर बाउंड उसका एग्जिस्ट नहीं करता, वो आगे तक इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसा है जो बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबाउ नहीं है।
तो ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब एक कंसेप्ट है सुप्रीमम। देखिए, हम जब रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हमें ये कंसेप्ट आगे जाकर के थ्योरम्स में कन्वर्ट होंगे, और थ्योरम्स को समझने के लिए हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आज मैं ये जो शुरुआत कर रहा हूँ उसके सीरीज होगी रियल एनालिसिस की, इसमें हम आपको टर्म्स बाय टर्म्स, फिर आगे जाके थ्योरम्स क्लियर करेंगे। बट आज हमने जो हम पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसको क्लियर कर रहे हैं। अब एक टर्म आती है सुप्रीमम। सुप्रीमम या हिंदी में उसको कहते हैं उच्चक। ये क्या होती है? तो उच्चक क्या कहलाता है कि लेट ई बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज बाउंडेड अबाउ एंड नॉन एम्प्टी। यानी एक ई ऐसा रियल नंबर का सेट है जो बाउंडेड अबाउ हो और नॉन एम्प्टी हो। यानी नल सेट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट की बात नहीं कर रहे हैं, एम्प्टी सेट की बात नहीं कर रहे। इफ कैपिटल एम इज द लीस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स। अभी देखिए, अब हमने बात शुरू कर दी लीस्ट ऑफ अपर बाउंड की। मैंने बताया अपर बाउंड्स कई हो सकते हैं। अब उन अपर बाउंड्स में से सबसे छोटे की बात हमने करी, लीस्ट ऑफ अपर बाउंड, LUB, ऐसे आप याद रखेंगे इसको। तो लीस्ट ऑफ अपर बाउंड का मतलब न्यूनतम ऊपरी परिबंध, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है सुप्रीमम। वो क्या कहलाता है? उच्चक कहलाता है। कि जो अपर बाउंड्स हम फाइंड आउट करें, सबसे पहले तो क्या हो, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, फिर क्या हो, वो बाउंडेड अबाउ हो, है ना, साथ में वो नॉन एम्प्टी हो, और उन उसके जो अपर बाउंड्स हैं उन सारे अपर बाउंड्स का सबसे छोटा अपर बाउंड वो क्या कहलाएगा? सुप्रीमम कहलाएगा। उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, और उसको हम कह देते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ई। सुप्रीमम ऑफ ई से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे आपको हम कहें सुप्रीमम, तो सुप्रीम का मतलब आप अपर बाउंड की बात कर रहे हो, और अपर बाउंड में बात कर रहे हैं अपन किसकी? लीस्ट अपर बाउंड की, लीस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स, है ना, सारे अपर बाउंड्स का सबसे छोटा। अब बात दूसरा है इन्फीमम। इन्फीमम कहलाता है महत्तम निम्न परिबंध, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स। अब जब हम बात करते हैं लोअर बाउंड की, तो लोअर बाउंड में तो क्या होना चाहिए? उसके सारे अवयव उस लोअर बाउंड से बड़े होने चाहिए, है ना। तो ऐसे कई सारे अवयव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उनमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड इज टर्म्ड एज इन्फीमम, है ना, या निम्न परिबंध या महत्तम निम्न परिबंध कहते हैं इसको अपन। ठीक है, तो सुप्रीमम और इन्फीमम ये दोनों के साथ क्या केस है कि एक तो ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स है, यानी लोअर बाउंड में सबसे छोटों में जो लोअर बाउंड्स हैं उनका सबसे बड़ा, और अपर बाउंड्स का सबसे छोटा, लीस्ट ऑफ अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड, ये क्या कहलाते हैं? सुप्रीमम और इन्फीमम कहलाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि उस सेट को बिलोंग करे, या ये जरूरी नहीं है ना, बिलोंग कर भी सकते हैं, वो केस टू केस, सेट टू सेट वेरी करेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो आप से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि नल सेट, अब आपने लिया एक नल सेट ले लिया, यानी कि उसमें कोई भी अवयव नहीं है, फाई है, तो उसके नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एज इट हैज एवरी रियल नंबर एज इट्स लोअर बाउंड। उसका हम ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं उसका हम लीस्ट ऑफ अपर बाउंड डिफाइन कर सकते, इसलिए उसका हम नल सेट एक स्पेसिफिक ऐसा सेट है क्योंकि उसका हर रियल नंबर, अब रियल नंबर कितना, कोई सा भी रियल नंबर ले लो, उससे छोटा रियल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे छोटा रियल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि उस हैज नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और नो लीस्ट अपर बाउंड फाइव के साथ में, न तो उस फाइव सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और न उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। अब बात आई सिंगलटन सेट, एस, यानी इसमें सिंगलटन सेट से मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही अवयव विद्यमान हो, सिंगल, है ना। तो सिंगल है तो उसमें क्या है, इज ऑलवेज बाउंडेड, बात सही है। कोई भी एक संख्या ले लो आप, 2 या 3, जो भी एक
ले लिया आपने संख्या, उसका सेट बना लिया, यानी सिर्फ उसमें 2 ही आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 से बड़े नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, 2 से छोटे भी एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, है ना। मगर जो इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होगा, वो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपने देखा ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड में कंडीशन है इक्वलिटी भी उसमें एग्जिस्ट करती है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो 2 क्या हो गया, उसका ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड हो गया, और 2 ही उसका लीस्ट ऑफ अपर बाउंड हो गया, क्योंकि अपर बाउंड में भी 2 भी शामिल है और 2 से ऊपर वाले भी शामिल है। तो इसका मतलब सिंगलटन सेट यदि है तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम बराबर होता है, और वो भी उस सेट के अवयव के बराबर होता है। ठीक है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम नीड नॉट नेसेसरली बिलोंग टू बाउंडेड सेट। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अभी जब अपन अलग अलग केस पढ़ेंगे तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कभी तो सुप्रीमम उसको बिलोंग करेगा, कभी उसको बिलोंग नहीं करेगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड बोथ में बिलोंग्स इवन टू एन इनफाइनाइट सेट। ये एक बात है कि अगर इनफाइनाइट सेट है तो भी हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जब हम केस टू केस देखेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। तो आज हमने जो अभी देखा, अगर इसको अपन क्विकली देखें तो आज हमने पहले सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन किया और उसमें फील्ड एक्सियोम डिफाइन किया, ऑर्डर एक्सियोम डिफाइन किया, सुप्रीमम को हमने समझा और इन्फीमम को हमने समझा। हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।